नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस के इन्फोकस की आज के इस वीडियो में स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे नवीकरणीय ऊर्जा के संदर्भ में। नवीकरणीय ऊर्जा के संदर्भ में हाल ही में यूके आधारित एक थिंक टैंक की रिपोर्ट आई है जिसका नाम है एम्बर। एम्बर की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 की पहली छमाही में नवीकरणीय ऊर्जा अब विद्युत के स्रोत के रूप में पहले पायदान पर है। उसने कोयले पर आधारित विद्युत उत्पादन को पीछे छोड़ दिया है। तो आज इसी विषय पर हम बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की। आप जानते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है। तो नवीकरणीय ऊर्जा जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होती है, जो कभी समाप्त नहीं होती है मनुष्य के उपयोग करने से। यानी कि अगर सूर्य की रोशनी से आप बिजली बनाते हैं, विंड एनर्जी प्राप्त करते हैं, इसी तरह से आप जियोथर्मल पृथ्वी के अंदर के ताप से आप बिजली बनाते हैं, या जल से बनाते हैं, हाइड्रो पावर है, ये सभी क्या है? ये नवीकरणीय ऊर्जा है। और इसके इस्तेमाल से हम प्रकृति को नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं। जो CO2 का एमिशन होता है वो भी कंट्रोल होता है। तो प्रकृति संरक्षण के साथ साथ ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में बढ़ने के प्रयास के रूप में इसको एक सकारात्मक कदम के रूप में भी देखा जा सकता है, जो कि केवल एक देश नहीं बल्कि पूरे विश्व के प्रयास के प्रतिफल के परिणाम स्वरूप ये आंकड़ा देखने को मिला है। अब दरअसल कुछ आंकड़ों की बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं आंकड़ों की तरफ। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि दिवाली के शुभ अवसर पर दृष्टि आईएएस की तरफ से आपको मिल रही है एक बड़ी छूट, और ये छूट है 50% तक। किस पर है? तो ये ऑफर आपको ऑनलाइन कोर्सेज, पेनड्राइव कोर्सेज, टेस्ट सीरीज पर मिलेगा। छूट का लाभ उठाने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में क्लिक करना होगा, दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा, और विस्तार से जानकारी के लिए आपको कॉल करना होगा 87501 पर। तो आप ये ध्यान रखें कि लिमिटेड टाइम के लिए ही ये ऑफर है और 14 से 18 अक्टूबर तक ही इसकी तिथि है। तो इसी समय के अंदर इसका लाभ आप ले सकते हैं। तो 50% तक की छूट है, इसलिए आपका लाभ लेने के लिए इसके लिए आपको प्रयास अभी से करना होगा। तो चलिए अब बात करते हैं वैश्विक परिदृश्य की। तो देखिए, वैश्विक परिदृश्य की अगर हम बात करेंगे तो देखिए पहली छमाही में तो हमने ये लक्ष्य हासिल कर लिया है। अब सौर ऊर्जा की अगर हम बात करें, क्योंकि विश्व में अगर आप देखें तो जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसने कोयले को पीछे छोड़ा है। कोयले को पीछे छोड़ने में जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें सबसे प्रमुख जो है वो क्या है? वो सौर ऊर्जा है, सोलर एनर्जी है। वो उसका अगर आप देखेंगे, सौर ऊर्जा की बात अगर हम देखेंगे करेंगे तो विद्युत के स्रोत के रूप में सोलर एनर्जी ने 6.9% से बढ़कर 6.9% से बढ़कर इसका आंकड़ा कितने पर पहुंच गया है? तो ये पहुंच गया 8.8% पर पहुंच गया है। यानी कि पहले सोलर से जो एनर्जी बन रही थी उसमें वृद्धि हुई है, यानी कि इसकी हिस्सेदारी बढ़ गई है। वो अब 8.8% बिजली उत्पादन में योगदान दे रहा है। विंड और सोलर एनर्जी की अगर डिमांड की बात करें तो इस डिमांड में भी लगभग 100% ये डिमांड बढ़ी है। तो इसका मतलब कि लगभग मांग दुगनी हो गई है। अब कोयला आधारित जो गैस बिजली उत्पादन जो हो रहा था उसमें हल्की सी गिरावट आई है। अब यहां तक स्पष्ट है आपको। अब देखिए, वैश्विक बिजली मांग में अगर आप देखेंगे, डिमांड की अगर बात करेंगे तो 2025 की पहली छमाही में 2.6% की वृद्धि हुई है। ये बात यहां पर आपको मेंशन की गई है। यानी कि पूरे विश्व में जो बिजली की डिमांड है उसमें 2.6% की डिमांड में वृद्धि हुई है। अब उसमें लेकिन अब जब रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आप देखेंगे तो उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है। उसमें अगर आप देखें तो सौर ऊर्जा की बात कर लें कि इसकी डिमांड कितनी बढ़ी है, तो सौर ऊर्जा की जब हम बात करेंगे तो इसकी डिमांड आप देखेंगे 30 से ज्यादा परसेंट, यानी कि 31% तक इसकी डिमांड बढ़ गई है। वहीं फिर अगर दूसरी हम विंड एनर्जी की तरफ जाएंगे, यानी कि पवन ऊर्जा की तरफ जाएंगे, तो इसकी भी मांग आप देखेंगे 7.7% तक इसकी डिमांड बढ़ गई है। इसका मतलब ये वृद्धि जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा का जो वैश्विक पूरा बिजली उत्पादन में जो हिस्सा है उसको भी बढ़ा रहा है, क्योंकि वैश्विक उत्पादन में पहले पायदान पर कोयला था, कोयले से सबसे ज्यादा बिजली बन रही थी। अब उसको पीछे छोड़ दिया है नवीकरणीय ऊर्जा ने, क्योंकि इसकी जो हिस्सेदारी है वो पहुंच गई है 34 दशमलव कितने प्रतिशत पर? तो 34.3% पर पहुंच गई है। और इसने 31.1% पर, जो कि दूसरे स्थान पर कोयला है, क्षमा करिए 31 नहीं 33% है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 33.1% पर कोयला है। यानी कि 33.1% बिजली बन रही है किससे? कोयले से। और बिजली बन रही है सर्वाधिक अब किससे? 34.3% हिस्सेदारी रख रहा है नवीकरणीय ऊर्जा। ये हालिया रिपोर्ट एम्बर्स की जो रिपोर्ट है वर्ष 2025 के पहले छमाही की ये बात की जा रही है। अब हम बात करेंगे इसके अलावा कि अब इसमें किस देश की कितनी हिस्सेदारी है, उस पर भी जरा एक नजर डाल लेते हैं। तो अगर देश की बात करेंगे, सौर ऊर्जा में वृद्धि में किस देश ने कितना योगदान दिया है, तो उसमें जो योगदान दिया है, सर्वाधिक योगदान देने वाला देश कौन सा है? वो है आपका चीन। हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, चीन का योगदान कितना है? तो 55% योगदान है इसमें चीन का। तो चीन की इस
विषय पर सराहना करनी होगी कि सौर ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा संपूर्ण रूप से इस क्षेत्र में उसने अच्छा काम किया है। दूसरे नंबर पर कौन है? तो दूसरे नंबर पर है आपका अमेरिका। अमेरिका का भी योगदान कम नहीं है, 14% उसका योगदान है, अमेरिका में भी ये ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन की बात कर ले, यूरोपियन यूनियन का भी योगदान कम नहीं है, 12% का योगदान है। अब आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि भारत कहाँ है? तो भारत का योगदान भी इंडिया का योगदान भी है, और वो कितना है? 5.6% है। इसके बाद ब्राजील भी है, ब्राजील का योगदान भी 3.2% है। तो ये अलग अलग देशों के हिस्सेदारी है कि किसने कितना योगदान दिया है। अब 2030 तक अगर यही तस्वीर रहती है तो ये माना जा रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा में जो वैश्विक क्षमता है, पूरे विश्व की जो क्षमता है 2030 तक दोगुनी हो सकती है, जितनी वर्तमान में है उसका दोगुना हो सकती है, जिसमें कि 80% जो वृद्धि की संभावना है वो किसमें होगी? तो वो होगी आपकी सोलर एनर्जी में 80% वृद्धि होने की संभावना है। यानी कि सौर ऊर्जा का जो भविष्य है वो काफी उज्जवल है, और हम कोशिश करेंगे, पूरा विश्व कोशिश करेगा कि वैश्विक स्तर पर जो CO2 का एमिशन होता है वो हम जिस लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहते हैं वहां पर बढ़े। यानी कि एक सकारात्मक संकेत है। चीन और भारत दोनों कोयला आधारित बिजली उत्पादन में उन्होंने कमी दर्ज की है। चीन में यह गिरावट हालांकि संरचनात्मक कही जा रही है, यानी कि जो दीर्घकालिक रुझान है उसका परिणाम कही जा रही है, जबकि भारत में जो गिरावट ये है वो उसको कहा जा रहा है कि अस्थायी है, यानी कि टेम्पररी बताई जा रही है। ये कहा जा रहा है कि संभवतः मौसमी मांग घटने के कारण ऐसा हुआ है, लेकिन भारत अगर संरचनात्मक बदलाव लाता है तो यह संकेत बेहतर होगा। अब चीन वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा का बाजार अभी भी बना हुआ है, जबकि भारत दूसरा सबसे बड़ा बाजार बनकर उभर रहा है। इसलिए भारत और चीन दोनों इसमें अग्रणी देश कहे जा सकते हैं। अब बात करेंगे हम कुछ अन्य पहलुओं के बारे में। देखिए, चीन और भारत की स्थिति की अगर बात करें तो चीन और भारत दोनों में कोयला आधारित बिजली उत्पादन में कमी देखी गई है, अच्छा संकेत है। हालांकि चीन में यह कमी संरचनात्मक बताई गई, जो अभी मैंने आपको बताया है, और संरचनात्मक का मतलब हुआ कि ये दीर्घकालिक परिणाम है, यानी कि इसके लिए प्रयास चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म में इसका असर देखने को मिला है। भारत में ये कहा जा रहा है कि तात्कालिक रूप से हुआ है, लेकिन भारत भी इसके लिए प्रयास कर रहा है। अब देखिए, ऊर्जा की तस्वीर को भी जरा देखते हैं। जून 2025 तक भारत की कुल स्थापित क्षमता कितनी थी? तो नवीकरणीय ऊर्जा की अगर बात करें तो नवीकरणीय ऊर्जा में 185 गीगावाट, 185 गीगावाट भारत की जो है क्षमता, ठीक है। उसी तरह से बड़ी जल विद्युत जो परियोजनाएं हैं अगर उनकी बात कर लें तो 49 गीगावाट हम इससे उत्पन्न कर रहे हैं, 49 गीगावाट, ठीक है। इसी तरह से अगर हम अगला बात करें तो जो नाभिकीय यानी न्यूक्लियर एनर्जी है उससे हम कितना प्राप्त कर रहे हैं? तो 9%, 9 गीगावाट, 9% नहीं, 9 गीगावाट, 9 गीगावाट, ठीक है। इसी तरह से थर्मल कोयला और गैस से कितना प्राप्त किए हम? 242 गीगावाट यानी 242 गीगावाट, ठीक है। यह स्थिति है जून 2025 तक भारत की कुल स्थापित बिजली क्षमता में। यानी भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा में भी आप 185 गीगावाट जो देख रहे हैं, ये ठीक ठाक आंकड़ा कहा जा सकता है। हालांकि अभी भी थर्मल कोयला और गैस वाला आंकड़ा इससे ज्यादा है, 242 गीगावाट दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यह है इसमें काम करने की आवश्यकता है। भारत की गैर जो जीवाश्म है क्षमता है वो अभी और बढ़ाने की जरूरत है, और थर्मल की हिस्सेदारी जो है उससे ज्यादा इसकी हिस्सेदारी बढ़ाने की जरूरत है। अब बात करते हैं चुनौतियों की। इस क्षेत्र में चुनौतियां क्या क्या है? तो देखिए, इस क्षेत्र में यद्यपि एक सकारात्मक परिवर्तन दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं। जैसे मुख्य रूप से हम बात करें तो ऊर्जा भंडारण की चुनौती है। अब देखिए, भारत में जैसे थर्मल पावर जो है उसकी हिस्सेदारी 70% जो थी, ठीक है। फिर यह उपलब्धि हम कह सकते हैं कि जो थर्मल पावर में हिस्सेदारी 70% थी उसको लगभग घटाकर 50% तक लाया गया, तो एक सकारात्मक रिजल्ट है। अगर इसी तरह से हम बढ़ते रहे तो पेरिस समझौते के तहत जो लक्ष्य तय हुआ है कि 2030 तक जाते जाते 50% गैर जीवाश्म ऊर्जा का जो लक्ष्य है उस तक पहुंचेंगे, तो उसको प्राप्त किया जा सकता है, और ये किया भी जा रहा है। अब देखिए, लेकिन कुछ समस्याएं अभी भी हैं, वरना ये परिणाम और बेहतर हो सकते हैं। सकारात्मक से ज्यादा हम बेहतर की तरफ बढ़ सकते हैं। जैसे ये है कि जो एनर्जी स्टोरेज है उसको स्टोर करने की जो क्षमता है उसको बढ़ाने की जरूरत है। उसकी कमी के कारण क्या होता है, जो ग्रिड होता है उस ग्रिड में अस्थिरता आती है, और ग्रिड की अस्थिरता जब बढ़ती है तो ये हम कह सकते हैं कि एनर्जी को सुरक्षित नहीं रख पाती है। इसके लिए हालांकि जो बैटरी होती है और पंप जो होते हैं, पंप हाइड्रो स्टोरेज होते हैं, उसको इसमें कनेक्ट करके इसको जोड़ के हम, चाहे वो सोलर एनर्जी हो चाहे वो विंड एनर्जी हो, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि शाम के टाइम जिस समय सोलर एनर्जी मिल रही है उस टाइम तो ठीक है, लेकिन शाम के वक्त जिस समय सूर्य की ऊर्जा नहीं मिल रही है उस समय जो पिक सपोर्ट है उसको पिक सपोर्ट की जरूरत होती है, और ये जो बैटरी हम लगाते हैं उस बैटरी की वजह से दिन की जो एनर्जी होती है वो सुरक्षित रहती है और शाम तक
सिक्योर वो सप्लाई कर सकती है। दूसरी, ग्रिड वाली सुरक्षा, उसकी भी जरूरत है। तो ऊर्जा का भंडारण बेहतर हो और थर्मल का जो विस्तार है वो धीमा है। थर्मल के विस्तार को भी बढ़ाने की जरूरत है, ये भी एक चुनौती हमारे सामने बनी हुई है। डिस्कॉम जो होती हैं, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं, उनकी वित्तीय हालत भी एक चुनौती है, उनकी वित्तीय हालत भी सुधारने की जरूरत है। और यद्यपि सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं, उनकी सराहना करनी होगी, लेकिन और इनकी स्थिति यानी डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनीज हैं उनकी स्थिति सुधारने की जरूरत है। सोलर प्रोजेक्ट्स के साथ जो ऊर्जा भंडारण है उनमें अगर देखेंगे हम, अगर कुछ चीजों को हम को लोकेट कर दें, यानी कि ईएसएस जैसे होता है उसको को लोकेट कर दें, बैटरी स्टोरेज को उसमें हम ऐड कर दें, और इसको हम जितना ज्यादा वीजीएफ जो है, वीजीएफ टेक्नोलॉजी है, उसको हम जितना ज्यादा फैला सके, ऐड करते, तो इसकी जो है हम कह सकते हैं गुणवत्ता और बेहतर हो सकती है। इन चुनौतियों से भी निपटना है। साथ साथ कोई भी अगर योजना बनती है तो उस योजना का इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ग्रास रूट लेवल तक पहुंचे, लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयर किया जाए कि शुरुआत में ये योजनाएं जरूर वित्तीय रूप से महंगी लगती हैं, लेकिन इन योजनाओं का दीर्घकालिक लाभ होता है और लंबे समय तक जाने के बाद ये सस्ती बिजली भी उपलब्ध करा सकती है। हालांकि गवर्नमेंट इस पे सब्सिडी देती है, इसलिए इस क्षेत्र में इन चुनौतियों को प्रारंभिक तौर पर ये जरूर महंगी लगती हैं, लेकिन इनको अगर ठीक से लोगों को जागरूक किया जाए, समझाया जाए, वित्तीय सहायता दिया जाए, इजिली लोनिंग हो, तो ये चीजें और बेहतर हो सकती हैं। चलिए बढ़ते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ इस अच्छी खबर के साथ। वैश्विक बिजली मिश्रण में सौर ऊर्जा का हिस्सा 2025 की पहली छमाही में कितना बढ़ा? विकल्प ए 6.9% से 7.5%, 6.9 से 8.8%, 5.5 से 7%, या 7 से 9.5%। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।